पर विराजमान, अरुणाचल सरकार में मंत्री तागे तागे जी और वर्तमान में एमएलए और इस इलेक्शन में भी जो अनअपोज्ड इलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ तो दुकम जी तालिहा कॉन्स्टिट्यूंसी से है, जीके तको जी अली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए है, और आज जिसका बदौलत जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम का रचना किया, आपका चहते नए विधायक के रूप में जो इलेक्ट होकर के अभी बैठा है हागे अप्पा जी, फॉर्मर मंत्री कपिल भट्ट जी, एक्स एमएलए नानी रेबिया जी, हमारा पुराना दोस्त सीनियर पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट नानी लाजी जी, स्टेट सेक्रेटरी तरिंग तेरी जी, और हमारा एसटी मोर्चा का नेशनल सेक्रेटरी नानी ओप्पो जी, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर पाबिन हिंदा जी, बहुत ही सीनियर लीडर फॉर्मर अनडिवाइडेड सुबनसिरी का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट पाबिन कानो जी, यहाँ बहुत सीनियर लीडर्स और बैठे हुए हैं, जिला परिषद मेंबर्स, साथ में जितने भी ग्राम पंचायत सेगमेंट के चुने हुए प्रतिनिधि, बीजेपी पार्टी के ऑफिस बेयरर्स, डिस्ट्रिक्ट के, मंडल के, और समाज सेवा सोशल सर्विस से जुड़े हुए काफ़ी यहाँ में शख्सियत है, युवा साथी, काफ़ी मात्रा में हमारा महिलाएं आए, देख कर बहुत अच्छा लग रहा है, और मीडिया के बंधु। आज का जीरो का मीटिंग बहुत ही अचानक बुलाया गया मीटिंग है, और मैंने भी नहीं सोचा कि बहुत बड़ा रैली करने का आवश्यकता होगा। जब कैंडिडेट सिलेक्शन हो रहा था तो मैंने भी सोचा कि चलो कैंडिडेट नाम तय हो जाए, फिर जीरो का कार्यक्रम को क्या करना देख लेंगे। जब अनकॉन्टेस्ट हो गया, आगे अप्पा साहब का नाम में सब एकजुट होकर के समर्थन देने का फैसला हुआ, तो ये बात हुआ कि बहुत बड़ा रैली का जरूरत नहीं होगा। एमएलए का देख रेख में और पार्टी का जितना सीनियर हमारा लीडर्स है, ताकि जी और पूरे टीम मिलकर के यहाँ में काम हो जाएगा, ऐसा सबने सोचा। कल मुझे चीफ मिनिस्टर ने बोला, दापोरिजो में मैं था, तो एक राउंड जीरो में कुछ प्रमुख लोगों से जरूर मिलने से अच्छा है, और हो सके तो वहाँ का सिविल सोसाइटी के लोगों से, स्थानीय सुकून का और युवा लोगों से मिल सकता है तो अच्छा है। तो कुछ चीज़ क्लैरिफाई करना होगा, क्लैरिफिकेशन हो चुका है, फिर भी आप मिलने से अच्छा रहेगा। तो सीएम साहब ने सजेशन किया, और फिर मैं रात में यहाँ पहुँचा, फकीर साहब के घर में हम लोग का रुकना हुआ, काफ़ी लोग कल रात को मिले, आगे अप्पा साहब और टीम कल मिले, और आज भी काफ़ी लोगों से हम लोग ने बातचीत भी किया। आप लोगों ने बहुत अच्छा से सुना है, जो जो पॉइंट हमारे सीनियर लीडर्स ने आज आपके सामने में बात रखा है, उसको दोहराने का बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से मैटर को आपके सामने में क्लियरिफाई किया है और बहुत फोकस रखा है। लेकिन साथ साथ कुछ एक्सपेक्टेशन भी है। मुझे जीरो के लिए, अरुणाचल के लिए आप लोगों का जो रिक्वेस्ट है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है, वो तो मुझे नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? मुझे ही तो कहना चाहिए। स्टेट में मुख्यमंत्री है, सेंटर में हम बैठा हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छा लगा, और इसी तालमेल के साथ ऐसा ही एक दूसरे से बातचीत करके हम लोगों को आगे काम करना है। मैं सबसे पहले तागे जी को धन्यवाद देता हूँ। सिटिंग बहुत अच्छा मंत्री के रूप में काम करते हुए भी जब इनको पार्टी की ओर से निर्णय किया गया कि आपको इस बार आगे अप्पा साहब को समर्थन करना है, उन्होंने एक शब्द भी विरोध नहीं करते हुए डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि पार्टी जो कहेगा हम पार्टी। नानी लाजी साहब भी बहुत सीनियर है, कैपेबल आदमी है, और रेबिया साहब से मेरा मुलाकात हुआ तो उन्होंने भी कहा कि अगर लाजी काम करना चाहता है, उसको मौका पार्टी देंगे तो वो लड़ने के लिए तैयार है।
तो लाठी साहब ने भी अंतिम में कहा कि पार्टी जो फैसला करेगा हम लोग सब साथ देंगे। उन्होंने भी पूरा वॉलंटियरली साथ देके आज हमारे सामने हमारे तो बताई दिया उनको, तो हमने गार्डन करके ऑनर किया, यूथ के आउट से नॉमिनेशन किया, लेकिन बाद में सब मिला जुला करके यहाँ अनकंटेस्टेड माहौल बनाने के लिए सब एक्सेप्ट किया। आज पूरा देश और पूरा हमारा प्रदेश एक दिशा में जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने का चीज है नहीं। अब 3 अनकंटेस्टेड एमएलए मंच पे बैठा हो, टोटल 10 है, लेकिन उसके अलावा जितना भी जो माहौल है वो बहुत क्लियर है। इसलिए बहुत बड़ा चला कि सीना ठोक के हमको इतना सीट हम जीतने वाला है, ये है वो है, और ऑपोजिशन को गाली देना वो बिल्कुल नहीं। मेरे जिंदगी में आज तक जब चुनाव लड़ते समय मेरा खिलाफ चुनाव लड़ने वाला को मैं नाम लेके भी बात नहीं करता, उनके बारे में खराब बोलना तो छोड़ दीजिए। मेरे ऑपोजिशन में जो लोग हैं उसको मैं कभी भी खराब नहीं पाता। हम लोग नीति का लड़ाई है, पॉलिसी प्रोग्राम का लड़ाई है। मैं हमेशा मैं क्या कर सकता हूँ वही बोलता हूँ, किसी के बारे में मैं खराब बोलता नहीं हूँ, सोचता भी नहीं। मेरे दिमाग में खराब चीज कभी आता ही नहीं है। मेरा जिंदगी का लक्ष्य बहुत साफ है। मैं निगेटिव चीजों में मेरा टाइम बर्बाद नहीं होता। कोई आदमी गलत काम कर रहा है, उनको मैं इतना ही बोल सकता हूँ गलत काम मत करो, लेकिन उसको जा करके लड़ने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा काम करने के लिए बहुत कुछ करना है। तो मेरा टाइम गलत चीजों में मैं कभी भी व्यर्थ नहीं करता हूँ। इसलिए जब मेरे खिलाफ में कोई यहाँ बोलता है तो मैं सोचता हूँ कि क्यों बोलता होगा। शायद इसलिए बोलता होगा कि मुझे गाली देने से उसको वोट मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे खिलाफ बोलने के लिए क्या है। मैं जब अपोजिशन का एमपी रहा, अपोजिशन एमपी का क्या काम है? मैटर को पार्लियामेंट में रेस करना है, असेंबली में रेस करना होता है, क्योंकि सरकार तो नहीं चलाता है। सरकार तो जिसके पास मेजोरिटी है वही चलाता है। लेकिन हमने अपना ऑपोजिशन का सर्वे में भी, मैंने उस समय का कांग्रेस कैंडिडेट जो था 2004 में, मैंने कभी भी उसके खिलाफ नहीं बोला। 2000 के पहले जब मैं एमएलए के लिए जब 1999 का जब इलेक्शन हुआ, तब भी मैंने कभी इस तरह का राजनीति नहीं किया। आज भी हमारा आपातानी समाज का सीनियर लोगों से मेरा मुलाकात हुआ, उनको मैंने इतना ही कहा, अगर आप लोग पॉलिटिकल पार्टी का होता और किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से अगर मुझे एक्यूज करता तो मैं बहुत दूर तक जवाब देना था। लेकिन समाज में जो काम करता है, समाज में जो लोग जिम्मेदारी लोग हैं, वो जो भी बोलता है समाज के लिए ही बोलता है, और मुझे बोलता है तो मैं खराब नहीं बोलता। मुझे जितना बात करना है बोल सकता है। सोसाइटी का नाम से मैं कभी भी किसी का विरुद्ध में काम नहीं करता। पॉलिटिकल पार्टी खिलाफ करेगा उसका मेरा पास जवाब है। इसलिए पिछली बार जब मैं आया था, किसी ने प्रोपोगेंडा किया कि डिलिमिटेशन के बारे में लेकर के कोई चर्चा हो। मैंने बाद में अपने सीनियर लोगों को भी बोला है, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर मैंने गलत काम किया है तो मैं जरूर क्लैरिफाई करेगा। मेरा तरफ से कोई ऐसा काम एक भी नहीं हुआ जिससे अरुणाचल प्रदेश या हमारा आपातानी कम्युनिटी को नुकसान होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब हमारा 60 असेंबली बना 1989 में, मैं खुद उस समय पूरा पार्टिसिपेट किया हुआ है। 4 जगह में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरुणाचल प्रदेश आए थे। आरबीएस पेरी शास्त्री जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, वो ईटानगर भी आया, बोमदिला में भी आया, तेजू में भी आया, पासीघाट में भी आया। 30 एमएलए था अरुणाचल को 60 बनाना है। मैं उस समय कॉलेज के लिए तैयारी कर रहा था, तो उस समय कांग्रेस का सरकार, और जब पूरा 0 को 1 एमएलए में बनाना है करके फैसला हुआ था, उस समय तो अभी वो रुगु हमने भी अच्छा से बताया, मैं तो पॉलिटिक्स में तो था नहीं, और सब ने उस समय कॉन्सेंसस ये आपातानी प्लेटू को 1 एमएलए बनाने को उस समय फैसला किया। वो तो मेरा फैसला नहीं है। उसके बाद अगर और चेंज करना है, 60 के बाद बढ़ना है, और उस समय
एमपी होता है तो मुझे सीधा बोलना चाहिए। अभी 60 एमएलए से 90 तो हुआ ही नहीं, तो फिर आपातकालीन अभिप्राय कहाँ हुआ है? जब 60 को हम लोग बढ़ाएगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 जो भी होगा फ्यूचर में, अगर उस समय में पावर में है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रहेगा, अगर नहीं कर देता है तब मुझे बोलो ना। अभी तो 60 का 60 ही है, कहां से बढ़ रहा है? तो उस समय 2002 में डिलिमिटेशन का जब गैजेट पब्लिकेशन करके डिलिमिटेशन कमीशन का जो बात शुरू किया था, 2001 सेंसस को बेस करके इन्होंने एक ड्राफ्ट निकला, और आप लोग सबको मालूम है 2007 में फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया था, और फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन में इंटायर अपर तानी वैली को ये जीरो, जो पुराना जीरो है, और कुछ गांव और हापोली का आधा भाग को एक एमएलए बनाना है करके एक प्रपोजल आया, और हापोली एरिया से लेकर के ये याचुली एरिया का कुछ पोर्शन मिला के एक एमएलए होना है करके प्रपोजल आया 2007 में। तो मैं तो एमपी था उस समय, तो मैंने कहा कि आप लोग जैसे प्रपोजल करेगा हम तो सपोर्ट करने वाला बैठा हुआ है, कोई चिंता नहीं। तो उस समय हमारा अरुणाचल प्रदेश से 5 एमएलए को डिलिमिटेशन कमीशन में एसोसिएट मेंबर के तौर पर भेजा गया। मुझे याद है नाम अभी भी। ये ताली का एमएलए था ताकम सोराम, दुमपोलेचो का एमएलए था तकर मारते, मरियम गेको का एमएलए जेके पंगी, त्रिजिनो भालुपुर का एमएलए नरेश ग्लो, और पंचो वका का एमएलए होंचुन नंगनम। ये 5 लोगों को डिलिमिटेशन कमीशन का मेंबर, एसोसिएट मेंबर बना के भेजा। दिल्ली में मीटिंग हुआ, और मीटिंग में बहुत बहस हो गया। बहस होने के बाद डिलिमिटेशन का जो प्रपोजल है उसको लेकर के अरुणाचल का प्रतिनिधि ने विरोध किया। तो डिलिमिटेशन ने बोला कि देखो इतना डिटेल में हम लोग बात नहीं कर सकता है, हम लोग जो रूल में है रूल में जाएगा। अब रूल तो आप लोग सब मालूम है, कोई कोई जगह में 5000 में भी एमएलए सीट है, और ईटानगर में 80,000 है। अभी तो शायद सब अपना अपना जगह चला गया, थोड़ा कम हो गया होगा। वहां 80,000 वोटर है, एक एमएलए है ईटानगर में। अनिली में 5000 वोटर है, वहां एक एमएलए। तो हमारे प्रदेश में बैलेंस नहीं है, ऑल इंडिया में बैलेंस नहीं है। अब देखिए लद्दाख में 140,000, 1,43,000 उसमें एक एमपी है। लक्षद्वीप में 55,000 वोटर है, एक एमपी है, क्योंकि वह यूनियन टेरिटरी है, एक एमपी है। हमारा अरुणाचल में ईस्टर्न में हमारा 9 लाख पॉपुलेशन है, ईस्टर्न में 6 लाख पॉपुलेशन है। तो मैं उस दिन वेस्ट बंगाल में गया। वेस्ट बंगाल में दक्षिण 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट है। एक डिस्ट्रिक्ट में 82 लाख पॉपुलेशन है, और एक ही उसी डिस्ट्रिक्ट में 3 लोकसभा एमपी सीट है। तो बैलेंस नहीं है। पहाड़ में कम पॉपुलेशन में एमएलए मिलता है, क्योंकि लैंड मास और मैन मास आदमी को भी देखता है और जमीन को भी देखता है। क्योंकि यूपी जैसे करेगा तो हमारा तो पूरा अरुणाचल में 2 ही एमएलए मिलेगा। अगर 9 लाख वोटर है तो यूपी का स्टैंडर्ड, वेस्ट बंगाल का स्टैंडर्ड 2 एमएलए सीट मिलता है, एमपी तो मिलता ही नहीं हम लोगों को। लेकिन क्योंकि हमारा ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा है, इसलिए अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी होने के नाते हम लोग को 2 एमपी उस समय दिया। समय समय में एक गवर्नमेंट तय करता है कि पार्लियामेंट के माध्यम से रूल बनाता है कि कब सीट क्या बढ़ाना है, ये सब निर्णय होता है। तो 2007 में डिलिमिटेशन एक्ट अमेंडमेंट जब पार्लियामेंट में पास हुआ, उस समय में ये तय किया गया कि 2026 के बाद में नंबर्स ऑफ एमएलए एमपीज का एक्सरसाइज होगा। पूरा दुनिया को मालूम है कि ये एक्सरसाइज 2026 के बाद ही होगा। ये 2007 का पार्लियामेंट का लॉ बनाया गया है। इस बीच में हमको एमएलए चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, कहीं इस तरह का कोई बात नहीं है। जो एरिया को इधर उधर एरिया को मिलाना है वो कर सकता है। तो इसलिए अरुणाचल गवर्नमेंट को बोला करना है कि नहीं करना है,
अरुणाचल गवर्नमेंट ने भी लिख के दे दिया, लॉ एंड ऑर्डर खड़ा होने वाला है। बिना मतलब से एमएलए सीट तो बढ़ेगा नहीं है, लेकिन जुनपुर में एरिया इधर उधर कर रहा है, झगड़ा हो जाएगा। तो अरुणाचल सरकार ने मना कर दिया कि यहाँ डिलिमिटेशन नहीं होगी। फिर 2020 में मैं खुद उस समय यूनियन मिनिस्टर था, मैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर था। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है, अभी भी आपके पास टाइम है, डिलिमिटेशन करना है कि नहीं करना है। अगर डिलिमिटेशन करना है, सीट तो वही रहेगा, लेकिन एरिया को इधर उधर करना है तो अभी भी कर सकता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा। अभी आज बताया ताकि साहब ने असेंबली में रेज किया, ये दोनों एमएलए साथी मालूम होगा, उन्होंने बोला कि डिलिमिटेशन करने से ठीक है। ताकि साहब ने रेज किया, हमारा जीरो का आवाज है कि डिलिमिटेशन करो। तो बाकी एमएलए ने बोला कोई सीट बढ़ने नहीं जा रहा है, जीरो को दो एमएलए तो मिलने नहीं जा रहा, तो बॉर्डर को इधर उधर करने का क्या जरूरत है। बाकी पूरा एमएलए ने ये बोला कि बिल्कुल जब सीट बढ़ेगा तभी डिलिमिटेशन करना है, 60 का 60 सीट को लेकर के छेड़छाड़ मत करो। तो इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग किया। मैंने सीएम साहब को पूछा ऑल पार्टी मीटिंग में क्या फैसला लेगा। बोला कि सबने बोला है अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, डिलिमिटेशन तभी करना है जब एमएलए का नंबर बढ़ जाएगा तब करना है, ऐसा बोल के स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव पे ऑल पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर के तय किया है। मैं कौन होता हूं जब यहां अरुणाचल का ऑल पार्टी ने तय किया। तो मैंने आज तो पूछा था कि उस समय ऑल पार्टी मीटिंग जब हुआ था उस समय आपको रिक्वेस्ट करना था कि कहीं एरिया इधर उधर करना है, स्टेट गवर्नमेंट को पूछा गया सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, तो इसमें कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है। मेरे समय में जो कुछ भी होगा वो मैं जिम्मेदार रहूंगा। मैं आज आपके सामने में जीरो में मैं कमिटमेंट लेके जा रहा हूँ। 2026 के बाद में जब भी होगा आपका अपातनी दिल्ली में 2 एमएलए सीट का हम ही फाइट करेंगे, लेकिन जब होगा तब करेगा। अभी बिना मतलब आज के दिन में सबको मालूम है, या पढ़ा लिखा नहीं होने से भी इतना समझदार तो सबको है कि 2026 से पहले सीट तक होने वाला नहीं है। रूल बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर चाहने से भी 2 एमएलए सीट नहीं दे सकता है। आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी 2 एमएलए सीट किसी को नहीं दे सकता है, वो कानून बनाया हुआ है। तो उसको कानून को चेंज करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, वो 26 के बाद होगा। ऑलरेडी उस दिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में घोषणा कर दिया कि 2026 के बाद एमपी और एमएलए का सीट बढ़ाने का तो शुरू होगा ही होगा, प्लस जो महिला रिजर्वेशन बिल पास किया है अरुणाचल असेंबली में भी और हर एक असेंबली में और इंडिया का पार्लियामेंट में 33% सीट महिलाओं को दिया जाएगा। तो अभी तो ये इतना क्लियर हम लोग का नरेंद्र मोदी सरकार का प्रोग्राम पॉलिसी बिल्कुल सटीक, हम लोग रेखा लाइन खींचते चलता है। कोई हम लोग हवाबाजी में बात करके गुमराह करके नहीं कर सकता। आज के जमाना में किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आज जब मेरा समय में मेरा काम के बारे में आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो रिकॉर्ड है। मैं कभी कभी अपना बीजेपी पार्टी के लोगों को भी कहता हूं, मान लो यहाँ एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, वो बताना जरूरी है ये बिल्डिंग का सोर्स कौन है, किसने पैसा दिया, कहां से आया। मैंने जब अभी यहाँ पर डीसी चेंज हो गया इलेक्शन का चलते, पहले वाला डीसी को भी मैंने कहा जब भी यहाँ कोई भी स्कीम इनॉग्रेशन होता है एक ब्रीफ नोट बनाइए, और ब्रीफ नोट बनाइए ये स्कीम कहां से आया। आज हमारा तीनों एमएलए यहाँ बैठा हुआ, आप बताइए अगर मैं आपका गांव के लिए रास्ता का सैंक्शन मैं नहीं करूंगा, आपका पीने का पानी का स्कीम मैं नहीं दूंगा, बेचारा एमएलए कहां से लाएगा बताइए, उसका बस कहां से होगा, काम करेगा तभी तो मिलेगा। और किरण रिजिजू जो जितना ताकत होगा दिल्ली में उतना ही अरुणाचल का आदमी का जेब भी बढ़ेगा। ये रिलेटेड है, मैं सारा कॉन्ट्रैक्टर को भी बोलता हूँ, यहाँ अरुणाचल में हर महीने करोड़पति पैदा होता है आजकल, क्योंकि इतना काम आ रहा है। ये पैसा कहां से आया। मैं इसमें सारा कॉन्ट्रैक्टर को भी आपके माध्यम से अभी भी बोल रहा हूं, आप करोड़पति बनिए, काम कीजिए,
जितना आप मेहनत करके पैसा कमाना है कमाइए, लेकिन ये मत बोलो कि ये पैसा किसका वजह से आया है, कौन है देने वाला। ये कोई चाइना का पैसा नहीं है, कोई पाकिस्तान का पैसा, अमेरिका का पैसा नहीं है। भारत सरकार का आपका लीडर किरण रिजिजू जो बैठा है नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ही आता है। तो इसको यह हल्का फुल्का बोल के किरण रिजिजू ने कुछ नहीं दिया। मेरे पास में कई एक सिंपल बूढ़ा बूढ़ी भी आता है गांव का, अपर सुबनसिरी से बॉर्डर एरिया से भी आया दिल्ली में काम मांगने के लिए। ईस्ट कामेंग का बॉर्डर एरिया से भी बूढ़ा बूढ़ी जो ठीक से हिंदी नहीं बोल सकते वो भी दिल्ली पहुंच गए। उधर मणिगांव साइड से भी कई फैमिलीज आया। मैं बहुत उन लोगों को देख करके दया, बेचारा जैसे जैसे हिंदी बोल सकता है बूढ़ा बूढ़ी को दिल्ली भेज दिया। और दिल्ली क्यों भेजा है? बोला है किसी ने बोला है कि आप काम मांगने के लिए जाओ दिल्ली में। बेचारा कुछ मालूम नहीं। और मेरा पास आता है, बोला किरण साहब आपको हम लोगों ने 4 बार वोट दिया है, अभी तो आपसे कुछ स्कीम मांगना पड़ेगा, इसलिए आपके पास स्कीम मांगने के लिए आया। तो ये क्यों ऐसा हो गया? मैंने यहाँ पार्टी के लोगों को भी कहा, स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा, खास करके हमने ऑफिसर लोगों को भी कहा, ये इसलिए हो रहा है कि आप लोग जो हम जो सामान बेचता है आप लोग बताता नहीं है। तो मैंने बूढ़ा बूढ़ी को पूछा है, आप लोग बूढ़ा बूढ़ी है, आपका अकाउंट में बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन का पैसा आया कि नहीं आया? वो तो आता है, हर महीना आता है। ये तो हमने ही तो भेजा है, और कौन भेजा है? तो ये पहले के कांग्रेस के समय में ऐसे अकाउंट में पैसा आता था? कांग्रेस के समय में तो आपका बैंक अकाउंट ही नहीं खुलता था। बैंक में तो जो पढ़ा लिखा थोड़ा ऑफिसर टाइप कॉन्ट्रैक्टर इन लोग का अकाउंट होता था। गांव का बूढ़ा बूढ़ी का तो बैंक अकाउंट तक भी नहीं होता था। 2014 के बाद हम लोगों ने जन धन खाता से सारा लोगों का बैंक अकाउंट खोल के आज उसी बैंक अकाउंट में हम लोग पैसा डालते। आज आप यहाँ महिला लोग जो बैठा है, महिलाओं का सुविधा के लिए प्रेगनेंसी मातृ वंदना योजना से लेकर के जितना भी आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का जितना भी हम स्कीम देता है, आज पूरा ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट से होता है। यहाँ जो फार्मर किसान का नाम है 6,000 रुपया आपका अकाउंट में जो जाता है वो आपका अकाउंट में ट्रांसफर होता है। उस जमाने में बीडीओ को सीओ भी ईएससी ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन लिख के मांगना पड़ता था। आजकल सीधा आपका अकाउंट में हम लोग पैसा डालते हैं। तो ये मिलता कि नहीं मिलता? मैंने पूछता, मैं पूछा कि आपका गांव में पानी आया कि नहीं आया? उस जमाने में 1 घंटा 2 घंटा स्पेशल जो बॉर्डर एरिया में बैठने वाला, पहाड़ में बैठने वाला, तब लकड़ी भूखने के लिए और पानी भूखने के लिए आधा दिन बर्बाद होता था। आज उन लोगों का पानी को हमने गांव नहीं घर का अंदर तक हम लोगों ने पानी पहुंचाने का पूरा फैसला करके आज पहुंचा भी दिया। उस जमाने में गाड़ी घोड़ा तो आप सपना में भी नहीं था गांव में। मैं जब पैदल चल के एमपी इलेक्शन लड़ा था पहली बार, अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड है, 70% गांव अरुणाचल का उसमें गाड़ी रास्ता नहीं था। सारा गांव में गाड़ी रास्ता पहुंचा के आज तो बिजली भी पहुंच गया। आज तो मोबाइल नेटवर्क भी सब गांव में लगभग पहुंच चुका है। 1-2 बॉर्डर एरिया में अभी बिजली का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ट्रांसमिशन का और उसमें नेटवर्क का 1-2 इश्यू, वो भी टावर भी लगभग लग चुका है, अभी उसको नेटवर्क जुड़ने का बाकी है। ये सारा चीज काम करने के लिए बहुत मेहनत करना जरूरी होता है, ऐसा नहीं होता है। हमने कभी कभी पूछा है कांग्रेस पार्टी को, आप लोग 60 इयर्स तक इंडिया को शासन किया, अरुणाचल प्रदेश में जब से हम होश संभाला है कांग्रेस गवर्नमेंट था, अब क्यों एयरपोर्ट नहीं बना पाया? क्या कर रहा था आप लोग? ये हाईवे क्यों नहीं बना पाया आप लोग एयरपोर्ट क्यों नहीं बना पाया? रेलवे लाइन क्यों नहीं बना पाया? आज में देखो, कल लिखावाली से 10 बजे हम सीधा वहां पहुंच गया, दापोरे जो मीटिंग किया, रागा पहुंचा, रात 0 पहुंच गया। उस जमाने में आप सोच के देखिए, हम लोग यहाँ जगह होने से ये 0 का जो एयरपोर्ट है, ये इसका थोड़ा सा साइड पे बाहर होने की वजह से लैंडिंग का प्रॉब्लम है। अदरवाइज फिक्स विंग हम लोग यहाँ उतरवाने का एयरपोर्ट अब तो कंप्लीट हो जाता था। लेकिन मौसम और पहाड़ और ज्योग्राफी को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन आप देखो होलोंगी एयरपोर्ट,
आज जब चाहे फ्लाइट में बैठो दिल्ली पहुंचता है। उस समय कितना तड़प तड़प के हम लोग को इधर जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाएगा, फिर होटल बुक करो, कितना तकलीफ होता था। ये सब चीज इतना जल्दी 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 हम लोग ने किया है, तो आदमी का याददाश्त बहुत कमजोर है। मैंने कल दापोरिजो में भी बताया, उस दिन हम जब ताली किया था पीप सोलम में, जीके ताकोजी का वहां में पीप सोलम में किया, तब भी हमने बताया ये पीप सोलम जगह 8-9 दिन पैदल जाने के बाद पहुंचा है। ऐसा जगह को रास्ता देना, बिजली पानी पहुंचाना ये कोई आसान काम नहीं है। ये आपका लीडर किरण रिजिजू दिल्ली में बैठेगा तभी हो पाएगा, कोई नहीं कर सकता है। 60 इयर्स देख चुका है, नहीं कर पाएगा, आसान नहीं है। ये कोई 1-2 करोड़ रुपये से काम होने वाला नहीं है, 1000 करोड़ से। मैं आज जीरो से आपको बता रहा हूं, मेरा अगले टेन्योर, अगले चुनाव 2029 का पहले ताली जैसे जगह में नेशनल हाईवे पहुंच चुका होगा। मैं अभी जब आया 1 महीना पहले मोर देन 25,000 करोड़ फ्रंटियर हाईवे ऑलरेडी सैंक्शन अप्रूव हो चुका है। अभी टेंडर प्रोसेस शुरू हो गया। जो भी काम करना कर सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो अच्छा है ना, वो कमाएगा तो उसका साइड इफेक्ट तो सोसाइटी में जाता ही है। एक आदमी कॉन्ट्रैक्टर बहुत पैसा कमाया तो उसको गाली देने का नहीं, कोई ना कोई तो करना ही पड़ेगा। बाहर का आदमी कॉन्ट्रैक्ट करने से अच्छा है हमारा अरुणाचली कॉन्ट्रैक्टर करो, क्योंकि वो कमाएगा तो वो पैसा बाजार में जाएगा, दुकान में उसका खर्चा होगा, सब्जी वाला का वहां में खर्चा होगा, कपड़ा खरीदेगा, यहाँ में घर बनेगा, लेबर का खर्चा होगा, ये आपका वहां घर बनाने के लिए ईंटा, पत्थर, लोहा, ये सब सोसाइटी को इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता ही है। समाज को आगे बढ़ाना है तो हम लोग का सोच को बहुत बड़ा करना होगा। इसलिए मैं बोलता हूं, मुझे अगर कोई मेरा निशाना अगर जीरो में पूछता है तो मेरे लिए बहुत तकलीफ है निशाना बताना, क्योंकि अगर एक निशाना होता या 50 निशाना होता तो मैं जरूर गिन के मैं बता देता। जो गिनती कर नहीं सकता है, इतना काम करने के बाद भी अगर कोई बोलता है कि आपका निशाना चाहिए तो फिर उसको समझाना मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने ऑफिसर लोगों को कहा, अपने पार्टी लोगों को कहा, जब भी कोई काम आता है आप बताइए काम किसने किया बताओ। नहीं आदमी तो बेलू ही नहीं होता है, ऐसे ही आगे सोचा आसमान से गिर गया। ये ताकि साहब ने जब मुझे बोला कि सर जीरो में पानी का क्राइसिस है, आने वाले दिन में हमारे खेती बाड़ी बहुत होता है, पीने का पानी क्राइसिस होने वाला है, पानी नदी से यहाँ लाने के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट 1-2 करोड़ तो होगा नहीं, आप कुछ कर दीजिए। मैंने पर्सनली उस समय हमारा डोनर एनएसी में पैसा कम हो गया क्योंकि बांट चुका था, फिर भी हमने डोनर मंत्रालय से पैसा को डाइवर्ट करके और लास्ट मोमेंट में जीरो और आलो का पांगे नदी का यहाँ का और आलो का टाउन का वाटर सप्लाई को यहाँ का 20 करोड़ का सैंक्शन करके हमने इलेक्शन से पहले ही कर और वो आपका प्रोजेक्ट इनोग्रेशन भी हो गया पानी का प्रोजेक्ट। इसी प्रकार से छोटा छोटा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अपातानी सोसाइटी ने मुझे कहा कि 3 फेस्टिवल का एक नया ग्राउंड बनाना है, वो पुराना ग्राउंड ठीक नहीं है, नया ग्राउंड बहुत सुंदर है वहां बनाओ। मैंने कहा वो ग्राउंड बनाने के लिए जितना भी पैसा चाहिए हम देगा और आज वो आपका वही पे आपका 3 फेस्टिवल मनाया जाता है। हमने अपना तरफ से भी कितना पैसा उसमें लागत किया, सीएम को बोल के भी पैसा लगवाया। ऐसा जैसे आपका बुरियल ग्राउंड के लिए पैसा किसने दिया? मैंने दिया। या आपका स्कूल जो दानीकुंडिया हायर सेकेंडरी स्कूल का ये वैक्सीन का ये सब पैसा कौन दिया? मैंने तो दिया। आपका यहाँ में ये गाँवगुड़ा को पूछो, यहाँ गाँवगुड़ा को ये उल्लू का तो मीटिंग का हॉल किसने बनाया? मैंने तो बना दिया। इवन यहाँ तक कि ये कोविड का समय में आदमी पूरा घर का अंदर लॉकडाउन होके बैठा हुआ था और मैं खुद मिनिस्टर होते हुए करोड़ों रुपया डोनेशन करके कितना ट्रक दवाई से लेकर के ऑक्सीमीटर, मास्क से लेकर के हर एक चीज दिल्ली से ट्रक लाइन करके भेजा और जीरो में भी पहुंचा है। और मैंने आपके डीएमओ को पूछा ये सारा पहुंचा क्या? सर आप तो भगवान है, कौन एमपी इतना करता है गाँव का, वो अपना जिंदगी बचाने के लिए बिजी होता है। और मैंने कोविड जैसे समय में भी खाली नहीं छोड़ा।
इंडिया के अंदर में 543 लोकसभा एमपी है। आप पूछे कोई और दूसरा एमपी ऐसा कर सकता है क्या? ये मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से कहा कि जो मुझे वोट देता है वो किरण रिजिजू को अमीर बनाने के लिए वोट नहीं है। कोई लोग गलती से बोलते हैं, पार्टी के लोग भी बोलते हैं कि किरण साहब आपके लिए काम कर रहे हैं। मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, अब समाज के लिए कर रहा है, क्योंकि किरण रिजिजू को वोट देने से किरण रिजिजू अमीर नहीं होगा, वो अरुणाचल को अमीर बनाएगा। ये आपके लिए है, इसलिए मेरा एक आप लोगों का जो समर्थन मिला है वो आपके लिए। मैं आज तक मुझे बोलता है दिल्ली से जो आता हूँ ईटानगर में, लोग बोलता है ईटानगर में आपका भी घर होना चाहिए, एमएलए लोग भी ईटानगर घर होना चाहिए। वो ईस्टर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए एमपी लोग भी ईटानगर में इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के बैठते हैं। आप यहाँ के लोकल एमपी आपका होना चाहिए। मैंने नहीं बोला जिस दिन एमपी खत्म मैं सीधा गांव चला जाऊंगा, मैं ईटानगर में क्या करने के लिए आएगा? अभी तो हम सिटिंग एमपी है, मीटिंग के लिए आते हैं। मैं यहाँ घर बनाने के लिए एमपी नहीं बनाना। मैं आप किसी को पूछ सकते हैं, मुझे तो डोनेशन देता है इलेक्शन खर्चा के लिए, ऑफिसर लोग भी, कॉन्ट्रैक्टर लोग भी, आदमी लोग भी कभी कभी इलेक्शन के लिए थोड़ा डोनेशन देते हैं, उसी से हम इलेक्शन चलता है। मैं कभी भी नहीं कमाता, मेरी जिंदगी में हमारा सरकार का पब्लिक का पैसा का हाथ तक नहीं लगाया। किसी भी किसी को पूछो किरण रिजिजू अपने काम कोई टेंडर में पार्टिसिपेट करता है, मेरा कोई फॉर्म है, मैं रुपया कमाता हूँ क्या? मैं सिर्फ अरुणाचल को देता हूँ, अरुणाचल से मैं कभी नहीं लूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। ये सब चीज बोलने के लिए कोई भी अगर बोल देगा तो आप पूछ के देखिए, कर सकता है क्या? आज दिल्ली में कोई भी अरुणाचल आदमी बीमार हो गया है, कौन देखता है? मैं ही देखता हूँ। आज अरुणाचल का कोई वहाँ एक्सीडेंट हो गया, कोई पुलिस केस हो गया, कौन देखता है? मैं ही देखता हूँ। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय मुझे मालूम है अरुणाचल का आदमी को, नॉर्थ ईस्ट आदमी को कौन वैल्यू देता था, पहचानता भी नहीं था। वैल्यू तो छोड़ दीजिए। आज दिल्ली पुलिस में 1000 से भी ज्यादा हमने जब होम मिनिस्ट्री में थे नॉर्थ ईस्ट का बच्चों को दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया। और आज कुछ भी वहाँ घटना होता है, नॉर्थ ईस्ट का एक आदमी दिल्ली पुलिस में बैठ के इन्वेस्टिगेशन करता है, कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है। पहले तो 20 साल को मार के फेंक देने से पूछने वाला नहीं था। ये सब जो है क्या कांग्रेस का एमपी नहीं था क्या? कांग्रेस का ही तो जनरल एमपी था। ये जो लोकसभा में जहां से लड़ता हूं 7 टाइम्स यहां मैं कांग्रेस का एमपी हो चुका, बीजेपी का सिर्फ 3 टाइम्स हूं मैं, 3 बार, वो भी मैं सरकार में पहले बार 2014 में आया। बीजेपी 3 टाइम्स रिप्रेजेंट किया है, वो भी मैं 7 टाइम्स कांग्रेस ने रिप्रेजेंट किया। कांग्रेस का किसी भी एमपी का किसी एक गांव में निशाना है तो बताइए, कर नहीं सकता। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, नहीं कर सकता है। और आज कोई लोग बोलते हैं दिल्ली में जाके आवाज उठाएगा, बोलता है मुझे एमपी बनाओ, मैं दिल्ली में आवाज उठाएगा। अरे मैं बोलता है कि आवाज उठाने की क्या जरूरत है? आपका एमपी तो आज देश चलाता है, हमको ही एमपी लोग हमको पूछता है, मैं जवाब देने वाला हम है, गवर्नमेंट में तो हम बैठा हुआ है, क्या आवाज उठाने की जरूरत? तो वो चीज को उनको मालूम नहीं। कौन सा जमाने में वो सोचता है कि हम दिल्ली में जाके ये करेगा? दिल्ली बहुत बड़ा महासागर है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हमारा देश का डेमोक्रेसी है। तोमो रिबा साहब हमारा पिताजी के साथ गए, बहुत क्लोज था, हमेशा बोलता था वो, हमको भी बोलता था भाई ती मोय एमपी होले तो एकदम दिल्ली गए हंगामा करे एमपी के तुम तो काम नहीं, मोय एमपी होले एदिका करे बोलता था। बाद में 1996 में तोमो रिबा साहब एमपी बन गया, और तोमो रिबा साहब वन ऑफ द ऑनेस्ट पॉलिटिशियन था, अच्छा आदमी था, ऑनेस्ट था तोमो रिबा साहब। लेकिन जब उसको एमपी बनाया तब हमने जाके उसको मिला। मैं तो उस समय लॉ का पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने रिबा साहब को बोला कि देखिए अंकल, आप तो पहले बहुत बोला कि हम एमपी बनने से आप एकदम पार्लियामेंट में ये करेगा वो करेगा, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप बोल नहीं सकते, क्या हो गया बताओ? बोलता है वो असमीज में बोला है, भाई जी मत बोलो, ये महासागर है, यहाँ कोई सुनता नहीं हमारा बात, जितना भी बोलो सुनने वालों ने उल्टा आपको हंसता है, इसलिए हम पार्लियामेंट जाना छोड़ दिया। फ्रस्ट्रेशन से इतना बड़ा महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र लोकसभा में चमकना, ये ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ स्मार्ट होने से, इंटेलिजेंट होने से नहीं होगा, उसके लिए अलग लेवल का आपको काम करना पड़ता है। तब जाकर के आप जब लोकसभा में पार्लियामेंट में भाषण देकर दुनिया सुनता है,
और सुनने के लिए क्रेडिबिलिटी चाहिए। ऐसे चिल्लाने से लोग हंसता है, मजाक उड़ाता है। वैसे भी मुल्का ट्राइबल को बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मैं तो ये सब चीज़ को बहुत गहराई से देखा हूँ कि भाई हम ट्राइबल हो सकता है, लेकिन हम किसी से कम नहीं है। मेहनत करके यहाँ पहुँचा है। जनता का प्रतिनिधि के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए काम करने से इज्जत जरूर मिलेगी। इसलिए कांग्रेस के लोग तो बात नहीं करने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस को तो हम लोगों ने बहुत देख लिया। अब नया युग है, ये मोदी जी का युग है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। इसलिए आगे का जो काम करना है वो और भी बहुत हम लोगों को सोच समझ करके अभी प्लानिंग के साथ काम करना होगा, क्योंकि अभी तक तो जो काम हुआ है वो सिर्फ बेसिक काम। मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप डेवलप कंट्रीज में रास्ता, बिजली, पानी, ये सब चर्चा ही नहीं है। ये तो होना ही चाहिए। वहां पॉलिसी, टैक्सेशन, इन्वायरमेंट, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, फाइनेंस का, इकोनॉमिक, ये सब मुद्दा होता है, क्लाइमेट चेंज, ये सब मुद्दा होता है। हमारे अभी भी सफा पानी पहुंचाना है, अच्छा रास्ता देना है, बिजली चाहिए, लाइट चाहिए, वो हम लोग इंटरनेट चाहिए, क्योंकि ये किया ही नहीं कांग्रेस ने। मैं इसलिए कहता हूं, अगर ये बिजली, पानी, जो सिंपल बेसिक चीज कांग्रेस ने अगर पहले किया होता, आज हम स्किल डेवलपमेंट में चल रहा था, प्रोडक्टिविटी में चल रहा था, हम टर्सरी लेवल में हम चल रहा था। जब रास्ता ही नहीं है तो प्रोडक्शन क्या हो? अभी सोचो, किरण रिजिजू मंत्री बना 2014 के बाद ही हम लोग का रेलवे लाइन आया, 2014 के बाद ही एयरपोर्ट हाईवे बन रहा है। तो ये सब सोचिए कि ये सारा जो बेसिक काम हम लोगों ने कर दिया है, और मेरा ये 3rd टर्म है और मंत्री का रूप में 2nd टर्म है। इस 10 साल के अंदर में सारा फिजिकल कनेक्टिविटी, चाहे मोबाइल हो चाहे रोड हो, हमने लगभग ये 10 साल में कंप्लीट किया है। इसलिए इसके बाद जो हमारा एक्शन होगा और हमारा जिंदगी सुधारने के लिए, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, मेजर यूनिट्स लगाने के लिए, मार्केटिंग के लिए, और अरुणाचल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए, जीरो जैसे जगह तो वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड लोकेशन बन जाएगा। ये सारा जो बेसिक जो चीज है वो हो गया। अब नेक्स्ट असली चीज, जो चीज के लिए हम लोग नेता बना है, वो करने का समय आ गया। मैं आपको एश्योरेंस करता हूँ, आगे आपका साहब अभी आपका एमएलए हेल्प हो गया, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जीरो का अपातनी एरिया का हर प्रोजेक्ट जो ताकि साहब ने काउंट करके बताया, मेरे समय में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का अर्बन डेवलपमेंट से, टूरिज्म से जितना दिया, वो सब, और अब जो नया फेज हम लोग होगा, मेजर डेवलपमेंट आपका जीरो बनेगा, और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ युवा लोग पाइन ग्रोव में, जंगल साइड में, ये पागे साइड में, ताले वैली साइड में रिजोर्ट बनाए, कमाए, सस्टेनेबल जंगल को, पानी को प्रिजर्व करते हुए एक्टिविटीज हो, ताकि लोग एंगेज हो। और जो लोग, जैसे मेरा नया मंत्रालय जो और एक दिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए, जहां प्रोसेसिंग यूनिट, खाने पीने का जितना एक्सपोर्ट करने लायक, लोकल कंजम्पशन के लिए ईटानगर भेजना, कितना ये काम करना बाकी, ये सब तो हम लोग ही करना है। मैंने ऑलरेडी नया मंत्रालय संभालते ही पूरा डायरेक्शन देके रखा है कि अभी इलेक्शन तक, क्योंकि नया सेंक्शन कर नहीं सकता है, इलेक्शन खत्म होते ही 100 डेज का मेरा मिनिस्ट्री का जो 2 डिपार्टमेंट, 2 मिनिस्ट्री मेरे पास है, वो हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री का निर्देश दिया हुआ है। जिस दिन हम लोग शपथ लेगा, उसी दिन से पहला 100 दिन का कामकाज का ब्लूप्रिंट भी रेडी होकर रखा हुआ है। इसीलिए हमारे सारा पिक्चर रेडी किया हुआ है। तो ये सारा चीजें बहुत डिटेल से बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। आज खास लोगों को यहाँ बुलाया है, ये पूरा पब्लिक मीटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ में जितना भी आप लोग आया है, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत आप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आप कम्युनिकेटर है, ये मैसेज को जाएंगे। और जो सोशल मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो जाता है वो तो है, लेकिन आप फिजिकली 1 to 1 जाके आपको बताना हो, ये इलेक्शन कोई मजाक नहीं है। इलेक्शन ऐसे पूर्ति के लिए लड़ना ये नहीं है, इलेक्शन हमारा भविष्य बनाने का इलेक्शन है। इस इलेक्शन लाइटली नहीं लेना,
ऐसे गाला गाले करके इसको वोट नहीं देगा, इसको दे देगा। सोच के करना पड़ेगा। किरण रिजिजू को वोट नहीं देना तो किस लिए नहीं देना है? कौन है जो जाके आप अरुणाचल के बारे में देश भर में दुनिया में जाकर रिप्रेजेंट करने वाला? कोई जा सकता तो जरूर जाइए, नहीं तो बहुत नुकसान मत कीजिए। ये सब बहुत सीरियस चीज है। सरकार हमारे यहाँ कोई राजा नहीं, आजकल हम लोग ही चुनता है, तो हम लोग जो चुनता है वही हमारे लिए सर्विस देता है। तो ये कभी कभी छोटा मोटा चीज, ये एमपी होने के नाते मैं दिल्ली में ज़्यादा रहता हूँ, आजकल तो मंत्री होने के नाते, देश चलाने का जिम्मेदारी होने के नाते हर आदमी को सुबह शाम नहीं मिलता है। कभी कभी सेंटिमेंट होता है, अरे किरण रिजिजू को तो मिलने के अपॉइंटमेंट नहीं दिया, तो मैं 1 महीना में 7 दिन दिल्ली बैठता हूँ, बाकी तो मैं टूर में रहता हूँ, तो हर समय तो मिलता नहीं। कोई दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर दिन में जाके कॉन्स्टिट्यूंसी आदमी मिल नहीं पाता है, वो लोग सिर्फ महीना में एक बार कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है, इनॉग्रेशन करता है, वही है। मैं जो भी दिल्ली आता हूँ, मैं जब तक रहता हूँ मिलते रहता हूँ। कभी कभी तो मेरा मीटिंग में लेट हो जाता है, पब्लिक आते रहता है, थोड़ा करके मिलते। तो ये सब मेरे लिए पब्लिक का साथ में रहना, पब्लिक का साथ में बैठ करके काम करना, यही मेरा ड्यूटी है। लेकिन क्या है, जैसे मैंने बताया कि हम काम करके भेजने के बाद या इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, एमएलए साहब का देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सिर्फ इम्प्लीमेंट करते समय कभी भी ये नहीं बोलना है कि स्कीम कैसा है। दूसरा स्टेट में देखो ना, अभी बुढ़ा बुढ़ी पेंशन लेने से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, मोदी जी धन्यवाद बोलता है। तो उस दिन में छोटा सा घटना बताता हूँ, उसके बाद में समाप्त रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया कि सारा सीनियर मिनिस्टर एक रात गांव में सोना है, और वो भी दूर दूर गांव में जाके सोना है। तो मेरा कलीग स्मृति ईरानी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर को बोला अरुणाचल चलो, वो सीधा चला गया चाइल्ड तजो। रास्ता भी तक खराब था, वो पूरा कॉन्ट्रैक्टर को वहां कुछ झमेला चल रहा, रास्ता ठीक से नहीं बनाया। तो चाइल्ड तजो पहुंचा तो स्मृति ईरानी जी सोचा होगा यहाँ भी दूसरा जैसे जगह होगा, बोल के उन्होंने ऐसे चलते चलते एक बुढ़ी को पकड़ा, बुढ़ी को पूछा आपको मोदी जी का चावल मिला है क्या? वो बुढ़ी बोलती नहीं मिला बोलता। तो फिर आगे गया, एक बुढ़ा को पकड़ा, बुढ़ा को पूछा आपको सौभाग्य योजना बिजली वगैरह मिला क्या? नहीं मिला बोला। फिर दूसरा खबर जाके बोला बुढ़ा को आपको बस ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है? नहीं मिला बोला। हर एक स्कीम का बारे में पूछते तो नहीं मिला बोलते रहते। तो वो तो बहुत शौक हो गया, तो मुझे फोन किया, बोले किरण जी मैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया हूँ, मैं कम से कम 20 आदमी को पूछ चुका हूँ मोदी जी का स्कीम, जिसको मैं पूछता है नहीं मिला है। तो ऐसे कैसे हो गया? क्या यहाँ ऑफिसर लोग काम नहीं करते? तो मैंने वहाँ का एमएलए, लोकल एमएलए हायन मंत्री को मैंने फोन किया, मैंने बोला आप कहाँ हैं? सर मैं अभी यहाँ चाइल्ड तजो पहुँचा था। अरे ये क्या हो रहा है? हर चीज मैं खुद डीसी ऑफिस से जब मैं रिव्यू मीटिंग लेता हूँ तो मुझे तो बता रहा है मिल रहा है, इतना मिल रहा है बोला। तो पब्लिक क्यों ऐसा बोलता है? जब यूनियन मिनिस्टर सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर पूछ रहा है, ये तो हमारा बदनाम हो गया। वो बोला कि अरे सर प्रॉब्लम इसलिए है, सब मिला है बोलते, सब मिल रहा है। वो उनको किसी ने नहीं समझाया, तो वो लोग सोचता है कि मिनिस्टर साहब मिल गया बोलने से और नहीं देगा होगा, सोच के नहीं मिला बोल रहा है, क्योंकि वो सोचा नहीं मिला बोलने से और देगा बोले, तो इसलिए बोला है मिला है। और उन लोगों को समझाया नहीं, वहाँ का लोकल हमारा लीडर लोग ने नहीं समझाया कि जो पूछता है जो मिलता है उसको मिला है बोलो, नहीं मिला है तो नहीं मिला बताना है, मिल करके नहीं मिला बोलना तो गलत बात है। तो बाद में एमएलए साहब ने काफी समझाया, तो उन्होंने बोला नहीं मिला तो है, बोला मिला तो है, लेकिन हम लोग तो और देगा होगा सोच के, इससे नहीं मिला बोला है। तो ऐसे कम्युनिकेशन होता है, मिलता है सबको। मैंने सब लोगों को पूछा है, स्कीम का बेनिफिट मिलता है, फिर भी बोलता है किरण रिजिजू कुछ नहीं दिया। जिस चीज के लिए मंत्रालय क्या देगा वो अलग बात है, लेकिन मैं इतना आपको मैं एक कमिटमेंट देके जा रहा हूँ कि यहाँ का हाईवे बेसिक जो चीज का मैंने आपको बता दिया, ये सब हो गया। नेक्स्ट फेज जीरो का क्या होना है ब्लूप्रिंट, मैं आगे आपका सबसे बातचीत करके पूरा जीरो को वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट विजिटेड लोकेशन इंडिया का बनाना है। उसके
जो समर्थन के पूरा कमिटमेंट के साथ करेगा। और अरुणाचल प्रदेश का हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा तैयारी चल रहा है और सीएम साहब का भी माइंड क्लियर है। नेक्स्ट पूरा प्लानिंग के साथ अरुणाचल में नए सिरे से नए तरीके से हम लोग को चुनाव लड़ना है, फिर उसके बाद में काम करना है, फिर आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। आज के लिए ये जो कार्यक्रम रचना किया, मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, आपा साहब और पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।